बाजार बोलता है एफआईज का डेटा से शुरुआत करते हैं। हालांकि वेडनेसडे के सेशन में एफआईज ने इतनी जम के खरीदारी तो नहीं की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ऐसे मार्केट में उन्होंने बिकवाली भी नहीं की। एफआईज की पॉजिटिव फिगर ही आई है 51 करोड़ की और डीआईज की फिगर आई है 1792 करोड़ रुपए की, तो दोनों ने खरीदारी की है। तो इंस्टीट्यूशंस डर नहीं रहे। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या इस समय पोजीशन देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कुछ खबरें हैं। डाउ ठीक है, ग्रीन में बंद हुआ। शंघाई में थोड़ा सा नेगेटिव मार्क है। हैंसेंग में करीब 0.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी करीब 0.25 से 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में रेलटेल करीब 11% ऊपर, मोबाइल करीब 9%, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 9%, फोर्स मोटर करीब 8.5% और गो कलर्स करीब 8.25%। तो ये कुछ एक काउंटर्स जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वीकनेस दिखाने वाले शेयर्स में गोदरेज एग्रोवेट जहां करीब 9.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं देखें तो फिनिक्स लिमिटेड करीब 5%, डेटा पैटर्न 4.5%, पारस डिफेंस 4.5%, इंडस टावर करीब 4.5% नीचे है। खबरों की तरफ चलते हैं तो सबसे बड़ी खबर तो इस समय भारत पाक टेंशन ही चल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तबका है जो कि थोड़ा सजग भी है। तो इंडो पाक टेंशन पे जो अपडेट्स हैं वो बता देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कल मीटिंग की और उन्होंने ये आपस में जो बातचीत की है उसका जो एक सार निकल कर आया वो यही है कि अगर भारत कोई भी हमला करता है पाकिस्तान पर तो उनको कितनी जवाबी कार्रवाई करनी है और किस फ्रंट पे किस तरह से करनी है। दूसरा, हमारे यहाँ के गृह मंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि हर गुनाहगार को चुन चुन कर जवाब देंगे। ये आज सभी टीवी चैनल्स की हेडलाइन भी बनी हुई है। लेकिन अब चुन चुन कर जवाब देंगे तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी किसी को भी नहीं पता। और अमेरिका चीन लगातार भारत और पाकिस्तान से टच में है और दोनों बात कर रहे हैं, भारत से भी और पाकिस्तान के ऑफिशियल से भी, और दोनों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। तो ये अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक डेटा जो कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ एक जो वॉर हुए हैं या टेंशन्स हुई हैं उस समय पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, तो अगर हम देखें तो पुलवामा अटैक के समय पर 2%, उरी अटैक पर भी 2%, मुंबई अटैक पर निफ्टी पॉजिटिव था और संसद पर जब अटैक हुआ था तो -1%, और कारगिल वॉर पे करीब 1% मार्केट गिरा था उस ड्यूरेशन में। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं जहां पर कि हम ने देखा कि इंडिया पाक टेंशन और एफआईज फ्लो कैसा रहा है। जब 2025 में यानी कि अभी अप्रैल मंथ में जब ये अटैक हुआ तो उस समय एफआईज का फ्लो पूरे मंथ में 2735 करोड़ रुपए का रहा। एफआईज डरे नहीं हैं अप्रैल महीने में। पुलवामा में जब अटैक हुआ फरवरी में 2019 में, उस समय पर उस मंथ में भी एफआईज का फ्लो 13,565 करोड़ रुपए का रहा था। 2016 में जब उरी में अटैक हुआ था सितंबर में, तो 3330 करोड़ रुपए का एफआईज का फ्लो था उस पर्टिकुलर मंथ का। जरूर जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ था नवंबर में, उस समय एफआईज का जो आउटफ्लो था वो 5459 करोड़ था। विनीत सर, 4 इवेंट जो हमने देखे कि जब भारत पाकिस्तान के कुछ भी एस्केलेशंस हुए उसमें से 3 बार एफआईज डरे नहीं, उन्होंने खरीदारी ही की है उस पर्टिकुलर मंथ में। क्या लगता है सर, एफआईज बहुत कैलकुलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जिनको सब कुछ पता है, या वो गवर्नमेंट के टच में भी होते हैं? ऐसा भी होता है क्या कि गवर्नमेंट के टच में तो उनको ज़्यादा जानकारी है हमसे? नहीं, आपको है ना सिर्फ रुपी का प्राइस देखना है। हम्म। 8510 था 2 दिन पहले। हम्म। आज आज कितना 8390 है। ओके। रुपया, यस 8390। तो आप देखो 1.5 रुपया चल चुका है जब भी हम्म। और टाइप ऑफ सिनेरियो की बात कर रहे हैं। हम्म। तो आपको समझ के आना चाहिए कि यहाँ पे एफआई की इंटरेस्ट भी है हम्म। और काफी पॉजिटिव चीजें हो रही है मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, इकोनॉमी को लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल डीप स्टेट और सारे जो इनकम्बेंट्स है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, चाइना, वो चाहते हैं कि इंडिया में ट्रबल हो ताकि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन डीरेल हो और चाइना का वर्चस्व मैन्युफैक्चरिंग में चलता रहे।
तो ये सारे जो गेम्स है उसके चलते हुए मुझे लगता है अपनी गवर्नमेंट कोई ट्रैप में नहीं आने वाली, और काफी सेंसिबल डिसीजंस लिए जाएंगे। और जब अटैक होगा तभी ऐसा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। बिल्कुल। यही देखना है कि सर किस तरह का एक्शन लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि एक्शन तो होगा, अब वो एक्शन कितना बड़ा होगा, उसका फिर रिएक्शन क्या होगा और फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। एक और डेटा सर जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर हम देखें तो दुनिया भर में जितने भी इस समय वॉर चल रहे हैं और उनके जो मार्केट एक्सट्रीम सिचुएशन में गिरे हैं, एक बार उनका डेटा देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर सभी को पता ही है। तो रशिया का वॉर जब शुरू हुआ था 2022 में, तो उनका जो मार्केट मैक्सिमम करेक्ट हुआ था वो 33% हुआ था। यूक्रेन का जो इंडेक्स है वो युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, तो अस्थायी रूप से चलता है उनका इंडेक्स। तो अभी मैक्सिमम करेक्शन 6% की है। उनका इंडेक्स 519 के लेवल पर चल रहा था फरवरी 2022 में, जो कि मैक्सिमम 490 तक आया था, वो बंद कर दिया गया था। तो अब वो बीच बीच में चलता है, तो अभी उसकी वैल्यू करीब 500 के करीब आ रही है। तो मैक्सिमम करेक्शन वहाँ पर 6% की देखने के लिए मिली। इजराइल हमास के युद्ध में इजराइल का जो इंडेक्स था वो 13% गिरा था मैक्सिमम साइड पर। हमास तो एक रीजन है, वहाँ का उनका अपना इंडेक्स नहीं है। सऊदी यमन में अगर देखें तो 2015 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर कि सऊदी का जो इंडेक्स था वो मैक्सिमम साइड पे 21% गिरा था। लेकिन यमन में कोई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है, तो उसका कल्पना थोड़ा करना मुश्किल है। टर्की सीरिया, जहाँ पर कि मिलिट्री एक्शन चलता रहता है, दिनों आप सीरिया की लड़ाई सुनते हैं कि सीरिया में ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया। तो सीरिया का जो टर्की का इंडेक्स है वो मैक्सिमम साइड पे सीरियन अटैक के बाद 6.25% गिरा था। सीरिया का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मंथली बेसिस पर अपना कुछ डेटा रजिस्टर करते हैं, तो इसलिए उनका डेटा नहीं मिल पाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे ही वर्ल्ड में देखें तो करीब 4 युद्ध इस समय चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, सऊदी यमन और टर्की सीरिया। जिसमें टर्की सीरिया और सऊदी यमन का जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन टाइप है, वो प्रॉपर युद्ध नहीं है। विनीत सर, जितना हमने देखा कि जो बड़ी इकोनॉमीज़ के अगर युद्ध चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो करेक्शन आया था वो रशिया का आया था 33% और इजराइल का आया था 13%। अगर युद्ध वाली स्थिति होती है तो ये मार्केट ने डिस्काउंट किया है, नहीं किया है? कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, मैं एस्केलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्केलेशन में तो ऑफकोर्स हमारा जो डेटा है इंडिया का वो भी बोलता है कि 1-2% ही हम गिर के सेटल हो जाते हैं। युद्ध की स्थिति बनेगी तो हम प्राइस इन है या नहीं है? देखिए, युद्ध की स्थिति बनेगी तो प्राइस इन नहीं है। ओके। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति बनती है तभी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो डेलिकेट पोजीशन पे है। उसका क्या हालत होगी आप देख नहीं सकते। अगर आपने देखा, रशिया की मार्केट 33% गिरी थी क्योंकि उसके ऊपर मैसिव सैंक्शंस लगे थे वो टाइम पे। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। अभी हमने ना सारी चीजें देख ली है, तो हमें पता है, मार्केट को पता है क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वो हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अपनी मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी। फिलहाल हालत फुल स्केल एस्केलेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर आप फुल स्केल वॉर की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है। दूसरी चीज क्या है ना, आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखो तो इट इज वर्स देन 1971। तो ये अगर वॉर चलेगा तो मेरे को लगता है कि 2-3 दिन के ऊपर भी नहीं संभाल पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल मल्टीपल प्लेयर्स का एंट्री हो जाती है वॉर। वो सब वॉर गेमिंग डिस्काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन वगैरह कुछ होने वाली नहीं। ठीक है सर। ऐसे में डिफेंस शेयरों पर क्या करें, क्योंकि डिफेंस पर जैसे ही लगता है कि अब जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म हो गया, तभी कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर शुरू हो जाता है, और इससे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने के कितने चांस बढ़ जाएंगे सरकार की तरफ से? देखिए, देखिए इसमें ना 3 चीजें आपको ध्यान में देनी चाहिए। जब भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर का डिक्लाइन चालू होता है, जैसे अमेरिका की चालू हुई है, दुनिया में रीजनल इंस्टेबिलिटीज आती रहती है, वो उसमें रीजनल पावर्स के बैलेंस बनते रहते हैं, तो वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती है। यूक्रेन के वॉर में वेस्ट ने अपना जितना भी गोला बारूद था वो सब खत्म किया। आज की डेट में दे आर लाइक सिटिंग डक्स।
तो उनको रिप्लेनिश करना है अपना डिफेंस। तीसरी हम्म। चीज, इंडिया आत्मनिर्भर होने के लिए जा रहा है। तो ये जो तीन ट्रेंड्स है ना, उससे आप देखोगे कि बहुत बड़ा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। तो आप देखोगे अगर दो तीन ट्रेंड जो सेक्युलर रहने वाले अगले 5 से 7 वर्ष में, वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एआई की वजह से, और डिफेंस स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कमिंग अप टू देयर आर्सनल लेवल्स अक्रॉस। तो इनमें आपको डिफेंस शेयर्स में पार्टिसिपेट करना ही है। हैल मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन स्टॉक है पोजीशन लेने के लिए। ओके। दूसरे जो स्टॉक्स है बीडीएल है, क्योंकि अब आपको मिसाइल्स लगती है और ड्रोन वॉरफेयर है, उसके लिए आप जेन टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक है जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरह से पोजिशन है टू टेक, टू बेनिफिट फ्रॉम दिस बुल मार्केट। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और जेन टेक्नोलॉजीज, ये तीन शेयर विनीत सर की टॉप पिक्स हैं डिफेंस सेगमेंट में। सर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में एक बार फिर पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके जो कार्यकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं हैन डक-सू, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। 3 जून को वहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। पिछले साल इस देश में इमरजेंसी भी लगी थी, उस समय पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे यून, उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ा उसके बाद। सर कैसे देख रहे हैं कोरियन क्राइसिस को? ये कोई वर्ल्ड में दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा? नहीं, ये बहुत रीजनल स्पेसिफिक है। वो ओके। उससे कुछ नेगेटिव वर्ल्ड में होते हुए उसकी वजह से नहीं लगता मेरे। ओके। और हुंडई इंडिया जो मतलब कोरियन कंपनी है, तो इस पर कोई इम्पैक्ट आएगा इसके शेयर प्राइस पर? नहीं, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं बनता उससे। ये ठीक तो है। प्योरली डोमेस्टिक कंपनी है, तो उससे कैसा इम्पैक्ट नहीं बनता। ठीक है, मतलब पेरेंट कंपनी, अगर पेरेंट कंट्री परेशान है, पेरेंट कंपनी भी असर में आएगी, तो कुछ मतलब इंडियन ऑपरेशन पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना सर, ऐसा मान नहीं, लें? कैसे आएगा ना, कैसे आएगा? मतलब इंडियन ऑपरेशन 100% डोमेस्टिक है। तो इंटरनेशनल पेरेंट को कुछ हो जावे तो इधर कुछ होने के मेरे को संभावना बहुत मिनिमल लगती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा वहाँ के सेंट्रल बैंक ने ही इंडिकेट कर दिया। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर फिलहाल नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई दर के टारगेट को हासिल करना अभी मुश्किल है। खबरों के चलते येन में कमजोरी दोबारा से लौटती हुई दिखाई दी है। विनीत सर कैसे देख रहे हैं सर जापानीज करेंसी को? क्योंकि ये भी काफ़ी कुछ एक बार हाईलाइट हुआ था कि जब जापानीज येन में रिवर्स कैरी ट्रेड होना शुरू हुआ था, वो अप्रिशिएट होना शुरू हो गई थी। डॉलर इंडेक्स अलग दिशा में जा रहा था और उस समय पर काफ़ी वर्ल्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। अभी कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जो जापानीज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बॉन्ड यील्ड्स क्या कहते हैं वो देखना चाहिए। बॉन्ड यील्ड्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो बताएगा आपको कि क्या होने वाला है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इंटरेस्ट रेट बढ़े, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो आज की डेलिकेट इकोनॉमी में उनके लिए हानिकारक है। खासकर अमेरिका के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका भी, ट्रम्प भी कह रहे है ना कि इंटरेस्ट नहीं बढ़ने चाहिए। वो जेरम पावेल पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड मार्केट देखेगा आपका क्या है। आज के डेट में जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता इकोनॉमी के क्या होने वाला है। आप रिएक्ट कर सकते हो, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो बॉन्ड यील्ड्स को देखना चाहिए, बॉन्ड यील्ड्स क्या बोलते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे ही डील साइन हो गई बिटवीन ट्रम्प एंड जेलेंस्की, तो चाइनीज शिप्स यूएस में से वापस गए। और वहां पे हमने देखा था कि ड्यूअल गेम खेल रहे थे ट्रम्प। वो बात कर रहे थे हम नेगोशिएट करेंगे चाइना के साथ, शायद नहीं बढ़े करके। पर वो एक आंख मिचौली वाला गेम था, और उनके शिप्स वापस भेज देना, इसका मतलब वो जो 145% टैरिफ जो लगा है वो इंटैक्ट है। अभी अगर 145% टैरिफ लगता है, अमेरिका में कुछ सिचुएशन गंदी पैदा होती है, तो उधर दो सिनारियोस प्ले आउट होते हैं। एक तो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी,
दूसरी चीज क्या है कि डिमांड काफी घट जाएगा। तो अगर डिमांड घटता है और आपके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे स्टैगफ्लेशन क्रिएट होगा। और स्टैगफ्लेशन के चलते हुए अमेरिकन रेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखना जरूरी है। और अल्टीमेटली हमें क्यूज बॉन्ड मार्केट से ही मिलेंगे। तो ये दो चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरे हिसाब से। मई मंथ में थोड़ा बहुत हम सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में। पॉसिबल है कि यूएस मार्केट न्यू न्यू लो बना सकता है। लेकिन ये सारी चीजें ना हमको अभी अ, देख के चलेगी। ग्लोबल मैक्रो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसका इम्पैक्ट किधर आता है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। जितना मैं समझ पाता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर अब कुछ मैं रिजल्ट्स पर भी बात करता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेज इसके रिजल्ट्स कल देखने के लिए मिले और कंपनी के रेवेन्यूज़ में अगर देखें तो 26,966 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने के लिए मिला, जो कि 7.5% डाउन है। मुनाफा करीब 1,041% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कि अगर हम देखें तो एक्सेप्शनल गेन का आइटम जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि अदानी ग्रीन्स की जगह अदानी एंटरप्राइजेज दिखाएं। अदानी एंटरप्राइजेज के एरोग्राफिक्स जिसमें कि हम देख रहे हैं कि करीब 1,041% का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया एंड उसमें 3946 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन था बिकॉज ऑफ द जो स्टेक था इन्होंने अपना अदानी विल्मर में जो बेचा था, करीब 13% स्टेक, वो गेन आया है। उसको पोस्ट टैक्स देखें उसी गेन को तो करीब 3286 करोड़ रुपए का गेन आया। अगर इस 3286 करोड़ को भी निकाल दें इस पूरे प्रॉफिट फिगर से तो करीब प्रॉफिट 700-800 करोड़ के करीब बैठता है, जो कि अगेन 352 करोड़ के मुकाबले तो अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अप ही आया था। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर ऐसा कुछ रिएक्शन खास दिखा नहीं। विनीत सर, अदानी एंटरप्राइजेस कैसे देखें सर? देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस को ना आप फिलहाल रिजल्ट के अनुमान नहीं चल सकते हो। ओके। इसके कई कारण है कि इनके जो सारे बिजनेसेस है वो सब जेस्टेशन पीरियड में इंक्यूबेट किए हुए हैं। जैसे उनका जो हाइड्रो अनिल का बिजनेस है, हाइड्रोजन का, उनका कॉपर का बिजनेस है। बाकी सब इसमें एक ही बिजनेस जो पॉजिटिव चलता है वो कोल का है, कोल माइनिंग का। तो वो भी इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस। और ये काफी सारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये कंपनी में, डेट और इक्विटी से इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, डिफेंस भी है इनके पास, डेटा सेंटर्स है। तो अगर आप इनका सम ऑफ पार्ट्स फ्यूचर वैल्यूएशन का बिजनेस का करोगे तो हमें काफी अच्छी वैल्यू आती है ये स्टॉक में। ऑलमोस्ट 3,200 रुपीज के आसपास आती है। तो हमारा अंदेशा है कि आप इसमें निवेश करके बने रखें। ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। और आप और ये ना प्योर प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। इसमें आगे जाके विंडफॉल गेन्स आने वाले हैं। तो ये जब शेयर आप लेते हो ना, इसको आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए। और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आप सिर्फ इनके बिजनेस मैट्रिक्स ट्रैक करें क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है और इनका प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखना अनिवार्य है। ठीक है सर, आपने क्या टारगेट बताया कि अदानी थर्टी टू एंटरप्राइज? हंड्रेड 3200। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का जंप सर देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज में। सर दूसरा काउंटर अदानी पोर्ट्स जो आपका हमेशा से फेवरेट भी रहा है, इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। 23% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिली है और प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 2000 करोड़ से बढ़कर मोटा मोटा प्रॉफिट 3000 करोड़ रुपए हो गया। गाइडेंस भी ठीक ठाक दी है सर इन्होंने। जो फुल ईयर रेवेन्यूज़ की गाइडेंस में देख रहा था 37,000 से 38,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज़ की दिए हैं अराउंड, और एबिटा में भी करीब 21,000 से 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा ये बता रहे हैं। आज काउंटर ने रिएक्शन भी उसी तरह से दिया है, टॉप गेनर है आज का। अभी चूंकि 5% अप हो चुका है, तो आज अगर किसी का लेने का मन है क्या स्ट्रेटेजी रखें, या किसी के पास है वो क्या स्ट्रेटेजी रखें? देखिए, ये ना वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और सारे इनके पोर्ट्स अभी ग्रोथ फेज में है। तो आप जैसे देखेंगे कि पैट 50 तक का ऊपर आया है।
ये क्लियरली बताता है कि आपकी मोनेटाइजेशन अच्छी खासी चल रही है। एंड ये सिचुएशन जब ग्लोबल ट्रेड डाउन है, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी सब स्लो डाउन हो रही है, तभी अडानी पोर्ट के नंबर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। और जब भी ये रिकवरी अच्छी खासी हो जाएगी, देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर लगभग खत्म होने को आया है, तो आप देखोगे कि स्लोली स्लोली ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, है ना। चाइना से भले यूएस में नहीं जा रहे, पर बाकी और से भी बैलेंसिंग आउट हो जाएगी ना, अमेरिका तो रिक्वायरमेंट तो है ही। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट एक प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे अ, जैसे वो आइस का कॉरिडोर है, आईएमए का कॉरिडोर क्रिएट हो जाता है इंडिया टू इजराइल एंड देन टू यूरोप एंड अमेरिका, आप देखोगे ये ना, ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है फ्रॉम इसराइल में इनका जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, और बॉम्बे में और इंडिया में इतने सारे इनके पोर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो विजिंजन पोर्ट है, वो है ना, वो भी अभी चालू हो गई है। और वहां से आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डायरेक्ट सिंगापुर के साथ कॉम्पीट करेगा। तो ओके। मुझे लगता है कि ये स्टॉक, जैसे मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज के बारे में बताया, वो अडानी पोर्ट में वो ग्रोथ स्टोरी, मोनेटाइजेशन सब एडवांस स्टेजेस पे है। 70% एबिटा मार्जिन कमाती है कंपनी। और अभी उनकी जो एक्सपेंशन होने वाली है, वो सारा इंटरनल एक्रूअल्स काफी अच्छे हैं टू फॉस्टर ग्रोथ एज वेल एज सस्टेन द बैलेंस शीट। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। और और एक दो क्वार्टर ऐसे रिजल्ट दिए तो ये इसका स्टॉक प्राइस 2000 भी छू सकता है। ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और सर ने बताया कि इसकी ग्रोथ स्टोरी के पीछे क्या लॉजिक होने चाहिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़े हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, विनीत जी को भी नमस्कार। नमस्ते अंशुल जी। अंशुल भाई, आज तो मार्केट ने धूम धड़ाका कर दिया। सर एक्सपेक्टेड तो था ही ना। 24,857 की जो हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। पिछले आधा घंटे का एक्शन थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि हाई स्वीप हो रहा है, बट इवेंचुअली अगर डेली क्लोज आती है 24,457 के ऊपर, तो 24,857 का जो टारगेट है वो अभी भी खुला हुआ है। ठीक है विनीत सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा। एक ये जोमेटो के भी रिजल्ट्स आए हैं और जोमेटो के रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में करीब 8% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 34% डिक्लाइन हुआ। लेकिन आज जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स गाइडेंस है वो कंपनी ने 5 से 6% रिवाइज़ कर दिए, अपवर्ड साइड पर रिवाइज़ किए। काउंटर इसलिए थोड़ा सा ऊपर भी आया। और अगर हम देखें तो जो रिजल्ट्स थे वो कुछ खास नहीं थे, बिकॉज हमने एबिटा फ्रंट भी देखा, वो भी वीक था। 102 करोड़ रुपए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 72 करोड़ का एबिटा आया। मार्जिन्स 1.7% मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 1.2% ही रह गए। सर ये जो एबिटा मार्जिन्स हैं ये तो काफ़ी कमज़ोर थे इस साल के, इस क्वार्टर के। लेकिन जो एक कंपनी गाइडेंस दे रही है इतने अच्छे एबिटा मार्जिन्स की, 5 से 6% की, आपको लगता है ये इतना जल्दी अचीव कर लेगी? और ये जो काउंटर में आज रैली आई है ये कितनी सस्टेनेबल होगी? देखिए ये सारी कंपनीज है ना, इनके ऊपर ग्रोथ मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक कॉमर्स अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में अगर आप 8% ग्रो करोगे, तो ये एक ही चीज दर्शाता है कि बहुत जल्दी मार्केट सैचुरेट हो चुका है। इनकी ग्रोथ एक्सट्रीमली हाई डिजिट्स में होनी चाहिए, क्योंकि इनके 3 सेगमेंट्स है। आपका फूड डिलीवरी, आपका ब्लिंकिट जो आप घर पे मंगाते हो, ई कॉमर्स, और इनका जो डिस्ट्रिक्ट वाला ऐप है वो। तो गाइडेंस तो ठीक है, पर मुझे ना ये कंपनी में हाइपर ग्रोथ होनी चाहिए। हाइपर ग्रोथ के बिना ये सब हमें नहीं लगता कि इतना अट्रैक्टिव रहता है। तो इतना जल्दी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाना थोड़ा सा कॉज फॉर कंसर्न। ठीक है।
विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अब अंशुल भाई के पास चलते हैं। अंशुल भाई, एक कंपनी है JSW इंफ्रा, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, लेकिन काउंटर ने उतना तेज रिएक्ट नहीं किया जितना कि अदानी पोर्ट ने किया है, इसकी पीयर कंपनी ने किया है। अगर अदानी पोर्ट वर्सेस JSW इंफ्रा, इन दोनों में चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? सर JSW इंफ्रा वर्सेस अदानी पोर्ट। सर मैं नहीं JSW इंफ्रा सेलेक्ट करूंगा। मतलब टेक्निकली भी मेरे को ठीक लग रहा है और मतलब इसमें थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, बट वही है कि दोनों में से रिटर्न तो दोनों देंगे। कंपैरेटिवली JSW इंफ्रा ज्यादा दे सकता है, तो रिटर्न तो दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे देंगे। बट अगर दो में से एक ही लेना है तो मेरे लिए एनी डे JSW इंफ्रा ज्यादा अच्छा लग रहा है।